हम सल्वाडोर दाली के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि दाली का जन्म 11 मई 1904 को स्पेन में हुआ, कैटालोनिया स्पेन में। और आरंभिक शिक्षा उन्होंने मैड्रिड में ली, परंतु कला की शिक्षा, और शुरू में उनको स्कूल से बाहर भी निकाल दिया था क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व या उनका जो स्वभाव है थोड़ा सा विचित्र शुरू से ही रहा। और उनके प्रमुख चित्रों में हमने जैसे परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, प्रीमोशन ऑफ वॉर, द बर्निंग जिराफ और सपर, द लास्ट सपर ऐसे प्रमुख चित्रों में से हैं। हम उनके कला के बारे में कुछ बात करते हैं कि दाली जो अति यथार्थवादी चित्रकारों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और उनके चित्रों में स्वप्न और उन्माद अवस्था का प्रभाव है। उन्होंने स्वप्न के अनुभूतिमय आंतरिक जगत को विस्तृत विवरण द्वारा प्रस्तुत किया है। इस कारण उनके चित्रों को स्वप्नों के छायाचित्र, ड्रीम फोटोग्राफ्स कहा जाता है। जो अति यथार्थवाद का मूल भाव भी यही था कि जो हम स्वप्न या जो कल्पना है और यथार्थ के बीच की जो खाई है उसको पाटने का एक तरह का प्रयास था। और उन्होंने स्वप्न या उन्माद की स्थिति में देखी गई आकृतियों को, विचारों को विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो इनकी जो पेंटिंग से ड्रीम फोटोग्राफ्स भी इसलिए कहा जाता है कि जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमारे वास्तविक जगत से संबंधित कुछ वस्तुएं, कुछ आकार, कुछ बिंब होते हैं, परंतु उनका नियोजन या उनका प्रस्तुतिकरण यथार्थ जीवन से बिल्कुल भिन्न होता है। और हम उन स्वप्न को देखकर फिर भूल भी जाते हैं समय के हिसाब से, समय के अनुरूप जब हम जगते हैं कुछ चीज़ें उसमें से हमें याद भी रहती है। तो इन्होंने उन्हीं स्वप्नों को अपने चित्रों में अंकित करने का प्रयास किया। अपने चित्रों में इस अचेतन संसार की जो उन्होंने छवि अंकित की है उसका संबंध विहीन वस्तुओं का संयोग, ठोस वस्तुओं का पिघलना तथा कोमल हो जाना, भ्रमात्मक दोहरे बिंब, अपरिमेय परिप्रेक्ष्य आदि का अंकन किया। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो वास्तविक जगत से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे आप इनका एक जो चित्र है परसिस्टेंस ऑफ विज़न, तो उसमें या एक है चित्र मेल्टिंग टाइम, मेल्टिंग क्लॉक्स, तो उसमें पिघलती हुई घड़ियाँ, उसमें उन्होंने जो है घड़ियों को पिघलते हुए दिखाया है। एक चित्र है द बर्निंग जिराफ, उसमें जिराफ को जलता हुआ दिखाया है, खड़ा हुआ जिराफ जलता हुआ है, कहीं नरमुंड, कहीं कंकाल, कहीं पिघलते हुए शरीर। ऐसी आकृतियाँ हैं हमारे जीवन से संबंधित, हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जिराफ जिसको हम जानते हैं, घड़ियाँ जिनको हम पहचानते हैं, घड़ियों के अंदर एक मूंछ वाले कीड़े हैं जो समय को खा रहे हैं, उस टाइम को खा रहे हैं। ये सब आकृतियाँ कहीं ना कहीं हमारे जीवन से संबंधित हैं, पर उस रूप में नहीं जिस रूप में उन्होंने चित्रित किया है। उन्होंने परंपरागत आदर्शों के विरोध में कार्य किया था। उदाहरण के लिए फूलों से लदे दृश्य, अचरज भरे वस्तुओं के ढेर, अशुभ वस्तुएं, सड़ती हुई मृत मानव देह, विशाल कान, आँखों में के रिक्त छेद, फफूंदी युक्त खोपड़ियाँ तथा पिघलती हुई घड़ियाँ।
तो इन अति यथार्थवादी कलाकारों का उद्देश्य मनोरंजन या सौंदर्य दर्शन मात्र नहीं था, उनका उद्देश्य ये नहीं था। तो उन्होंने इसके प्रस्तुतिकरण में ऐसी आकृतियाँ भी बनाई जो सौंदर्य के दृष्टिकोण से हम उनको उपयुक्त नहीं मानते। सड़ती हुई लाशें, नरमुंड और फफूंद लगे चेहरे, ये सब कहीं ना कहीं एक हमारे मन में घिनौना भाव लेके आती हैं, और अचरज की जो चीज़ संभव नहीं है उसको चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करना जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। उनका चित्र दृष्टि सांत्वत उनकी असाधारण कल्पना शक्ति का प्रतीक है। और इस प्रसिद्ध चित्र में लचीली घड़ियाँ कपड़ों के समान पेड़ की टहनी पर सूखने के लिए रखी हुई हैं। उसके अंदर कीड़े मकोड़े उनको खाते हुए चित्रित किए हैं, और एक अजीब मूंछ वाला जानवर पास में ही पड़ा हुआ है। यह द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, दृष्टि सांतत्व नाम से हिंदी में ये चित्र जाना जाता है। और यह वही चित्र है जिसका उल्लेख मैंने अभी द मेल्टिंग क्लॉक्स नाम से किया था। इसका वास्तविक नाम है, ये तो एक मेल्टिंग क्लॉक के रूप में जाना, हम पहचान की दृष्टि से इसको बोला है। मूल जो इसका नाम है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। और यह चित्र जो है कोई बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, लगभग इसका साइज़ 9.5 इंच बाय 13 इंच है। मतलब 1 फीट के से कम तो इसकी चौड़ाई है, और लगभग 1 फीट 1 इंच इसकी 1 फीट से कम इसकी लंबाई है, और 1 फीट 1 इंच से ज़्यादा के करीब इनकी चौड़ाई है। तो बहुत बड़ा चित्र नहीं, छोटा चित्र है, और ऑयल मीडियम पे कैनवास में बनाया हुआ है। और इसको हम अगर देखते हैं तो इसमें परिप्रेक्ष्य भी है, कहीं ना कहीं प्रकृति भी है, परंतु जो घड़ियाँ पिघलती हुई रखी हुई हैं, पेड़ों की टहनी पर सूखती हुई लटकी हुई हैं, और कोई कीड़े उसको अंदर से खा रहे हैं। पीछे पृष्ठभूमि में आकाश है, उस कहीं कहीं होराइज़न के पास पानी सा भी नज़र आ रहा है, पहाड़ हैं। तो हम इनमें से बहुत सारी चीज़ों को पहचान पा रहे हैं कि आकाश भी पहचान पा रहे हैं, पहाड़ भी पहचान पा रहे हैं, पेड़ों की टहनियाँ भी पहचान पा रहे हैं। अब पेड़ों की टहनियाँ किसी एक लकड़ी के ताबूत में से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, जो कि वास्तविक जीवन का एक अंग नज़र नहीं आती। एक विचित्र सा कीड़ा है, वो पड़ा हुआ है, घड़ी उस ताबूत के ऊपर भी लटकी हुई हैं, पिघल रही हैं, जिससे समय पिघल रहा है, और उन घड़ियों के अंदर भी कीड़े हैं जो कि उसको खा रहे हैं। तो ये सब दृश्य वास्तविकता से कोसों दूर हैं, परंतु फिर भी इनमें ऐसे तत्व हैं जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। हम उनको भिन्न भिन्न रूप से पहचान सकते हैं, परंतु इनका संयोजन जिस तरह से किया गया है वह वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। तो यही अति यथार्थवाद का एक मूल मंत्र या तत्व के रूप में है कि हम स्वप्न में देखी गई वस्तुओं को, आकारों को उसी वातावरण में प्रस्तुत करते हैं जिस वातावरण में हमने उनको देखा था। उसके अंदर वही भाव है जो हम देखते हुए महसूस कर रहे थे। अब इसका वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी ये हमारी भावनाएं हैं, अंतः मन में छुपे विचार हैं, और इसी को फ्राइड ने दमित वासनाओं का ऊर्ध्वीकरण भी कहा है। ये अवचेतन मन से निकल के आए आकार हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, और इसके
इसके पीछे इनका उद्देश्य वैज्ञानिकता पर बल देना था, जो उस समय प्रयोग हो रहे थे मानव मस्तिष्क और अंतर्मन की गहराई को जानने के लिए। उसी का एक तरह से ये प्रायोगिक या प्रतिबिंबित रूप है। तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इनका प्रसिद्ध चित्र है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिंदी में दृष्टि सांतत्व नाम से जाना जाता है, और जैसा मैंने बताया 9.5 इंच बाय 13 इंच का ऑयल ऑन कैनवास, और 1931 में ये बना था, और वर्तमान में म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ये अमित है। तो ये हमने इनके एक प्रमुख चित्र के बारे में पढ़ा, और अन्य आने वाले लेक्चर में हम इनके और चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।